सीतापुर रेलवे स्टेशन पर ममता अपनी सास जानकी के साथ कई सालों से ठेला लगाती थी। उस दिन भी वो दोनों अपना ठेला लगाए खड़ी थी। कुछ देर बाद कोटद्वार की ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से एक गरीब परिवार उस स्टेशन पर उतरता है। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, जो खाना मैं घर से लाई थी वो तो खत्म हो चुका है। सुनिए जी, आप पिंकू को कुछ खाने का दिला दीजिए ना। काजल, तुम जानती हो ना, रेलवे स्टेशन पर खाना दुगने दामों में मिलता है और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही बचे हैं, जिनसे हमें रिक्शा लेकर घर भी पहुंचना है। तभी उन्हें ममता के चिल्लाने की आवाज आती है। आइए आइए, 10 रुपए में भरपेट खाना खाइए, आइए आइए। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और ममता के ठेले पर लगी लंबी लाइन में लग जाते हैं। फिर 3 थाली लेकर भरपेट खाना खाते हैं। 10 रुपए में 4 रोटी, चावल, राजमा, गोभी और रायता, इतना सब। सुनिए जी, इतना सस्ता खाना बेचकर भला उन्हें क्या ही बचता होगा? यही सवाल मेरे दिमाग में भी था काजल। चलो उन्हीं दोनों से चलकर इसका जवाब पूछते हैं। वो दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे इस सवाल का जवाब मांगते हैं। देखिए, हम सस्ती थाली इसलिए बेचते हैं ताकि गरीब इंसान भरपेट खाना खा सके, और भूख का एहसास क्या होता है ये बात हम सास बहू अच्छे से समझती हैं। हाँ बेटा, हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। जानकी एक गरीब विधवा औरत थी। उसने अकेले ही अपने बेटे रमेश की परवरिश की थी और फिर उसके बड़े होने पर उसने अपने बेटे की शादी गरीब घर की लड़की ममता से कर दी। ममता गरीब घर से आई थी, इसलिए उसे अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगा। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद रमेश को लकवा मार जाता है और वो पूरी तरह बिस्तर पर पड़ जाता है। बेटा, तू क्यों परेशान होता है? हम सास बहू है ना, हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। ममता बहू, अब हमें ही कुछ काम ढूंढना होगा। दोनों सास बहू सारा दिन काम ढूंढती रही, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला और कुछ दिन बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो गया और उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। फिर अगले दिन जब वो सास बहू काम ढूंढने निकलती हैं तो उन्हें कई बूढ़े, बच्चे और लाचार मंदिर की सीढ़ियों पर, बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन पर भूख के लिए तड़पते दिखते हैं, जो सारा दिन एक रोटी खाने के लिए भीख मांगते हैं। उन्हें देखकर वो अपने दुख को भी भूल जाती हैं। उन्हें उन लोगों पर बहुत तरस आता है। मुझे तो लगा था हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में तो हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं बहू। माँ जी, अब हमें ही इन गरीबों की मदद करनी होगी। लेकिन वो कैसे बहू? माँ जी, अब हम अपना ही काम शुरू करेंगे, जिसमें हम खाने का ठेला रेलवे स्टेशन पर लगाएंगे और सस्ते दाम पर खाना बेचेंगे, ताकि इन गरीब लोगों को भरपेट खाना भी मिल सके, साथ ही हमारा गुजारा भी हो सके। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास एक उपाय है। इसके बाद जानकी के पास जो थोड़ी सी जमीन होती है वो उसे बेच देती है और रेलवे स्टेशन के पास एक झोपड़ी बनाकर अपने बेटे बहू के साथ रहने लगती है। फिर ममता सरकारी राशन सस्ते में खरीदकर खाने का ठेला शुरू कर लेती है। 10 रुपए में भरपेट खाना खाकर गरीब लोग पैसों के साथ साथ उन सास बहू को खूब दुआएं भी देते हैं। बेटी, आज पूरे दिन में मैंने 80 रुपए मेहनत से कमाए हैं, उसमें से 10 रुपए में तेरे हाथों का स्वादिष्ट भरपेट खाना मिल गया। बस फिर और क्या चाहिए? तुम सदा खुश रहो और भगवान तुम्हें खूब बरकत दे। और इस तरह हमारे इस सस्ते खाने की शुरुआत हुई। मैंने आज तक लोगों को अपना घर, जमीन, शादी या कर्जों को भरने के लिए बेचते देखा है, लेकिन आप दोनों ने तो गरीबों की भलाई के लिए अपनी जमीन बेची। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ लोग आपको दिल से ढेरों दुआएं देते होंगे। सही कहा आपने। इसीलिए आज हमारे पास खुद का एक बड़ा सा पक्का घर है। साथ ही मेरे पति का इलाज एक बड़े अस्पताल में चल रहा है और वो अब कुछ ही दिनों में दौड़ने भी लगेंगे। आज हमारी वजह से अगर गरीब लोगों का पेट भर रहा है तो यही हम दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी आपने ये काम 10 रुपए की थाली बनाकर बेचना जारी रखा। हाँ, क्योंकि इसी काम से हमें इतनी सफलता और लोगों की दुआएं मिली हैं, इसलिए हम हमेशा इस स्टेशन पर 10 रुपए की थाली बनाकर बेचेंगे और गरीबों का पेट भरेंगे। काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी।
काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारे गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी? आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना? तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी? वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। यूट्यूब पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ, और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं। और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी? देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी, आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है।
लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है। तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता। ये देखकर जिगर भी बहुत खुश था।